स्वागत एंड अभिनंदन आपके अपने चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले जो लेक्चर हैं उसमें पढ़ाया गया है आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद ए डायग्राम। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो निष्क्रियकरण रिएक्शन है, निष्क्रियकरण क्रिया है, उसको डायग्राम के साथ में क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। क्या करना है? परिभाषित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेकंड। इसमें ये बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन इज़ वेरी सिमिलर टू विच रिएक्शन। आपको इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसी रिएक्शन बतानी है जो कि न्यूट्रलाइजेशन के बहुत करीब हो, बहुत समानता दर्शाती हो, या फिर हम यूँ बोले कि न्यूट्रलाइजेशन कौन सी रिएक्शन के साथ में सबसे ज़्यादा समानता दिखाती है। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ दर्शाती हैं सिमिलरिटी, समानता, या फिर एग्लूटिनेशन रिएक्शन के साथ में समानता दिखाती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन के साथ में, या फिर किसी के साथ में नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर, उससे मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं। ऑलराइट, चलो तो आज के सेशन में हम थ्योरी पार्ट में देखेंगे लाइटिक रिएक्शन। और लाइटिक रिएक्शन हमारे जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो लाइटिक रिएक्शन आ जाती है। लाइटिक रिएक्शन क्या होती है? लाइटिक का मतलब होता है खतरनाक। लाइटिक मतलब कि लाइट करना, माने कि इसको तोड़ना। लाइट का मतलब होता है लाइसिस करना। लाइसिस कैसे करते हैं हम? लाइसिस, कोई भी सेल होती है उसमें हम या तो ऐसी कुछ चीज़ें डाल देते हैं जिससे कि वो ब्रस्ट होके लाइट हो जाती हैं। लाइट का मतलब कि ख़त्म हो जाती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको लाइटिक का जो शब्द है वो वायरस के कंसेंट में हम देखते हैं। वायरस जो होता है, वायरस के अंदर भी जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना, उसके कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, है ना। और ये अभी आपको पूरा समझ में आएगा, मैं समझाती हूँ। इधर देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि वायरस आर species specific but almost every species on earth can be affected by some फॉर्म ऑफ वायरस। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो वायरसेस होते हैं ना, वायरस जो होता है वो स्पीसीज, मतलब कि प्रजाति की ही स्पीसीज, जो प्रजाति होती हैं उसके ही विशेष प्रजाति के ऊपर ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। हर किसी प्रजाति पर हर कोई वायरस अटैक नहीं करता, है ना। लेकिन अब देखो, ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज ऑन अर्थ कैन बी अफेक्टेड बाई सम वायरस। कहने मतलब कि हर जो प्रजाति उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वहाँ उसके लिए एक ना एक वायरस प्रेजेंट है पहले से ही। तो सभी की सभी स्पीसीज हो गई ना उससे अफेक्टेड। हाँ, हालांकि ये जो वायरस है वो स्पीसीज स्पेसिफिक तो है, प्रजाति विशेष तो है, लेकिन अब पूरी जो प्रजातियाँ प्रेजेंट है पृथ्वी के ऊपर, उन सभी के लिए कोई ना कोई वायरस उपलब्ध है, वायरस की प्रजाति उपलब्ध है। तो क्या हुआ, वो वायरस उपलब्ध है उस प्रजाति के लिए, तो वो अफेक्ट भी करेगा, प्रभावित भी तो करेगा। तो यही हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब। सेकंड में देखते हैं, The lytic cycle involves the reproduction of viruses using a host cell to manufacture more viruses. The viruses then burst out of the cell. ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज को समझना है ना, और उसका जो अर्थ है शब्द का वो समझना आपको, तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये लाइटिक रिएक्शन साइकिल ये सब क्या है ना। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया होता है, एक क्या होता है, बैक्टीरिया, और एक होता है वायरस, है ना। एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है वायरस, ठीक है। अब ये इन दोनों में क्या है, जब क्या करता है वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, एक तो
वायरस एनिमल के ऊपर अटैक करता है ना, कोई प्लांट की स्पीसीज हो गई उस पर अटैक करता है। लेकिन जब एक वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जब वो बैक्टीरियोफेज मतलब कि वो वायरस अब क्या कहलाने लग गया, बैक्टीरियोफेज, क्योंकि वो बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब मैं बैक्टीरियोफेज ही नाम लूँगी है ना, वायरस नाम नहीं लूँगी, तो आप समझ रहे हैं कि ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब एक वायरस जिसे हम बैक्टीरियोफेज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर कहाँ क्या करता है, अटैक करता है, तो अटैक में क्या करता है वो अपना जो, क्योंकि वायरस में होता ही क्या है, वायरस में जीनोम ही तो होता है और कुछ भी नहीं होता, कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, बस ओनली या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा, या फिर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता, इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से एक होगा तो हम इसको टोटल को क्या कह देते हैं, जीनोम कह देते हैं। किसका जीनोम, वायरस का। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज की, तो हम बैक्टीरियोफेज का जीनोम कहेंगे। तो जब वो बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो अपना जीनोम है वो वायरस जो बैक्टीरिया है उसके जीनोम के साथ में क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है, ठीक है, उसके साथ में क्या कर देता है, जोड़ देता है, क्योंकि अपनी उसकी प्रजाति को बढ़ाना भी तो है। और आपको ये सब पता होगा, मुझे उम्मीद है कि जो वायरस होता है वो बिना किसी होस्ट के, मतलब कि अगर मिट्टी में रहता है या फिर किसी भी जो है सेल के अंदर नहीं रहता है तो वो मर्त होता है, उसमें कोई भी जो है लाइफ नहीं होती है। और जब वो किसी होस्ट के अंदर, होस्ट का मतलब कोई भी एनिमल हो गई या फिर सेल हो गया या फिर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होगा, उनकी बॉडी के अंदर होगा, तब वो जीवित होगा, लाइफ हो जाएगी उसके अंदर, है ना, तब वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या होगा, तब जीवित होगा। तो ये वायरस को तभी तो हम जीवित और अजीवित की क्या कहते हैं, बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लाइव एंड नॉन लाइविंग थिंग्स, है ना, इसी वजह से कहलाता है। तो ये क्या करता है, ये जो सारी प्रोसेस इनकॉर्पोरेट करने की है ना बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में, ये सारी क्रिया क्या कहलाती हैं, इसमें लाइटिक साइकिल है ना, और एक होते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों साइकिल इसी से, इस पूरी जो जीवन काल है बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के अंदर, वो इस जीवन काल के अंदर दो साइकिल आती है, एक तो लाइटिक साइकिल आता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल आता है, उसी के बारे में ये चर्चा हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें लाइटिक साइकिल में क्या कर रहे हैं, लाइटिक साइकिल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, किसका, वायरस का। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है लाइटिक साइकिल के अंदर वायरस का, किसको यूज करके, होस्ट की सेल को, होस्ट को तो मार देता है ना, उसकी तो जो प्रक्रिया है मैन्युफैक्चरिंग की उसको तो मार देता है, और खुद अडेप्ट कर लेता है, खुद क्या कर लेता है, उस बैक्टीरिया की जो सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग क्रिया है वो खुद अडेप्ट कर लेता है, और फिर क्या करता है, खुद अडेप्ट करके मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। जब मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणन होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, और बहुत संख्या होने पर क्या हो जाता है, कोई भी सेल के अंदर किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होती है, ब्रस्ट होती है। ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाती है वो, है ना। तो फटने पर जो वायरस सेल के अंदर थे बहुत सारे, अब वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आते ही वो अपनी क्योंकि अब उसके पास में क्या है, मशीनरी है। किसकी मशीनरी है, बैक्टीरिया की मशीनरी है मल्टीप्लिकेशन करने की, गुणन करने की। तो अब वो सेल के बाहर भी क्या हो रहेगा, गुणन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वतंत्र रूप से, ये क्या कर रहा है, वायरस स्वतंत्र रूप से अपने जीनोम का गुणन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो लाइटिक सेल के अंदर होगा। अब लाइटिक सेल के अंदर ब्रस्ट होती हैं सेल, ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व अंदर रखती है अपने किसको, इनकॉर्पोरेट ऑफ वायरल जीनोम इनटू द होस्ट जीनोम सेल, ठीक है। तो इसमें जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसके अंदर जो वायरस होता है वो अपने जीनोम को किसके साथ में बाइंड कर देता है,
जो होस्ट होता है ना, अब होस्ट यहाँ पर हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, तो बैक्टीरिया की जो सेल जीनोम है उसके साथ में बाइंड कर देता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जोड़ देना, बाइंड कर देना। किसके साथ में? जो होस्ट है, होस्ट बैक्टीरिया है पे, तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में क्या कर देता है? इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिससे कि जब बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा वो गुणन करेगा, तो साथ ही साथ जो वायरस का जीनोम है वो भी गुणन करेगा। इससे उसकी भी क्या हो जाएगी? लाइफ चलती रहेगी। अब देखो आगे, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पर लिखे हैं इंग्लिश में वही है हिंदी में, तो आप देख लीजिएगा हिंदी के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखो, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वेरी वेरी IMP है, यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और जो 5-5 नंबर के हैं वो भी बन सकते हैं। और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप इन जो छोटे छोटे है ना पॉइंट, इनको भी डाल सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर। अगर बड़ा क्वेश्चन देता है तो इनको डाल के आप अपने जो क्वेश्चन की जो राइटिंग स्किल है उसको बढ़ा सकते हो, है ना। और अगर आपको परिभाषाएं पूछे इनकी कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो आप बता सकते हो एक एक लाइन में, दो लाइन में, है ना। लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइसोसाइनिक साइकिल क्या होती है, लेटेंसी पीरियड क्या होता है, ये सभी की सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। लेटेंसी या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेटेंसी पीरियड। तो लेटेंसी क्या है? लेटेंसी हिंदी में बोलते हैं जो ससुप्त काल होता है ना, जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। आप सभी को पता होगा कि ससुप्त काल हम जिसे कहते हैं, या निष्क्रिय काल जिसे हम कहते हैं, उसे हम लेटेंसी पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो लेटेंसी वही है। कौन सी एबिलिटी है लेटेंसी? देखो यहाँ पर, द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजेनिक वायरस टू लाइव डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था। विद इन ए सेल, एक सेल है उसके अंदर एक पैथोजेनिक वायरस जो होता है वो सुसुप्त अवस्था के अंदर, डोरमेंट स्टेज के अंदर पड़ा रहता है। तो वो क्षमता क्या कहलाती है एक वायरस की? तो वो लेटेंसी कहलाती है। और इस काल को जितनी भी समय के लिए वो रहता है लेटेंट, तो उसको हम लेटेंसी पीरियड कहते हैं, सुसुप्त काल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अभी मैंने पहले ही बता दिया है। बैक्टीरियोफेज यह एक वायरस होता है। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? एक वायरस होता है जो कि दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? विशेषतः है इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज, है ना। क्या कहते हैं उसको? बैक्टीरियोफाज। ठीक है। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ होते हैं ना, MSc के अंदर, UG के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत हल्के में ना लें। लाइटिक साइकिल क्या होती है? अभी मैंने पहले भी बताया है और यहाँ पर सेकंड बार में और बता देती हूँ कि ये क्या होता है। द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ वायरस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग प्री पेनेट्रेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड लाइसिस ऑफ द होस्ट। एक ही इसका की पॉइंट एक ही है लाइटिक साइकिल का, कि इसके अंदर जो है वो जो सेल होती है ना, उसका लाइसिस मतलब कि ब्रस्ट करना उसको, है ना, उसको नष्ट करके बाहर निकलाना। देख, ये बहुत चालाक होता है वायरस। क्या होता है? ये चालाक होता है बहुत वायरस। देखो, खुद की तो कोई मशीनरी है नहीं उसकी ना जनन करने की। अब वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया के साथ में जाके उसका जो जीनोम होता है बैक्टीरिया का, वहाँ पर जाके जुड़ जाता है और जुड़ता जो है, साथ ही साथ जो है वो क्या करता है? उसकी मशीनरी भी अडोप्ट कर लेता है, उसकी मशीनरी भी चुरा लेता है। अब वो जो होस्ट है ना, सेल मतलब कि बैक्टीरिया है, वो अपना काम नहीं करेगा, वो वायरस का काम करेगा। तो चालाक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और चालाक होके वो क्या करेगा? उसकी मशीनरी चुरा लेगा। अब बैक्टीरिया तो हो गया ख़त्म, अब वो क्या करेगा? वो सारी जो मशीनरी है वो वायरस के लिए होगी। अब देखो, तो ये खतरनाक हो गया क्योंकि लाइटिक सेल के अंदर पूरे बैक्टीरिया को ही ख़त्म किया जा रहा है ना। बैक्टीरिया सेल बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, बस वायरस चला रहा है अपने काम, है ना, उससे। तो लाइटिक सेल बहुत ख़तरनाक होती हैं, उसमें बैक्टीरिया की क्या हो जाती हैं? डेथ हो जाती हैं। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है? कोऑपरेटिव तरीके की होती है, मतलब कि दोनों का काम चलता रहता है इसके अंदर। ना तो जो है वो बैक्टीरिया को नुकसान होता है और
जो हम बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से कमेंसलिज्म पढ़ा होगा अपने इकोलॉजी के अंदर, उसी की तरह हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इकोलॉजी के अंदर कि कमेंसलिज्म क्या होता है, एक को तो होता है फ़ायदा और दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसोजेनिक साइकिल में भी क्या हो रहा है, वायरस को तो हो रहा है फ़ायदा, लेकिन बैक्टीरिया को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो हो गया ना कमेंसलिज्म +0 का कॉन्सेप्ट। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं। तो देखो चीज़ों को है ना, आप मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है ना, और बहुत ज़्यादा आप जो है इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, लेकिन चीज़ों को जब तक आप जोड़ोगे नहीं ना, कि ऐसा मत किया करो। आप देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, थोड़ा टाइम तो लूँगी मैं आपका, लेकिन एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी है ना, वही चीज़ों को हम अलग अलग मत पढ़ना। आप कभी भी आप है ना चीज़ों को जोड़ के पढ़ना। अगर यहाँ पर अगर देखो लाइसोजेनिक में मैंने साइकिल बताया यहाँ पर, अब आप जोड़ सकते हो कि लाइसोजेनिक साइकिल और कहाँ कहाँ हो सकती है। आप दिमाग को दौड़ाओ तभी आपका दिमाग खुलेगा, ओपन होगा आपका दिमाग, और ओपन होगा तो अच्छे से चलेगा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। अदरवाइज आप ओनली लाइसोजेनिक यहीं रटते रहोगे ना, तो यहीं रह जाओगे, कहीं दूसरी जगह आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, और ये भी भूल जाओगे और दूसरा तो भूलोगे। तो आप है ना चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो। अभी मैंने यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल बताया, साथ में मैंने ये भी बता दिया कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी का जो सारा कॉन्सेप्ट है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, है ना, म्यूचुअलिज्म, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार तो दौड़ जानी चाहिए। किसकी तरह, बहुत गाड़ी की तरह दौड़ जानी चाहिए। ठीक है, तो यही सारे जो है कनेक्ट करके आप पढ़ोगे ना चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी आपके दिमाग में। नहीं तो अभी यहाँ पर पढ़ो, कल भूलोगे, परसों फिर पढ़ोगे, फिर तरसों क्या होगे, भूल जाओगे। तो ऐसा चलता रहता है। तो चलो ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया आपका, तो चलो इसमें देख लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। यह एक फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की, यह भी रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है वायरस की, और यह भी रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है वायरस की, है ना, दोनों में ही रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर तो जो है सेल जो ब्रस्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेल ब्रस्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ब्रस्ट नहीं होती है, फटती नहीं है। क्यों नहीं फटती, क्योंकि ये जो वायरस का जो जीनोम है वो किसके साथ में बाइंड हो जाता है, बैक्टीरिया के साथ में बाइंड हो जाता है, जिससे कि ऐसी चलती रहती है प्रोसेस, जैसे कि बैक्टीरिया अपना जीनोम मल्टीप्लाई करेगा, गुणन करेगा, वैसे वैसे जो वायरस का जीनोम है वो भी मल्टीप्लाई करता रहेगा। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है गुणन करना, बहुगुणन करना। ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब कि वृद्धि करना। ठीक है, और फिर साथ में जब ये साथ में इनकॉर्पोरेट करता है तो उस चीज़ को हम प्रोफाज कहते हैं। एक स्टेज आती है प्रोफाज, और उस जीनोम को हम क्या कहते हैं, उस डीएनए को क्या कहते हैं, प्रोफाज डीएनए कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जाता है कि प्रोफाज क्या होता है। आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर के में कि प्रोफाज क्या होता है, तो आप यहाँ वहाँ पर है ना बत्ती गुल हो जाएगी आपकी कि क्या हो गया यहाँ पर। तो प्रोफाज कुछ भी नहीं है, आपको इतना सा लिख देना है प्रोफाज के अंदर कि यह एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है। जब वह बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में बाइंड कर देता है तो हम उसे ही, उस स्टेज को ही क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं, और उस डीएनए को प्रोफाज डीएनए कहते हैं। बस इतना सा बात है। ठीक है, और इधर मैंने यहाँ पर देखो हिंदी में लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे भी। चलो तो हम देखते हैं। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि बिना डायग्राम, बिना फ्लो चार्ट के आप कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं सकते, और ना ही आपका कोई भी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छे से पता चलेगी। आगे वाले को जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक आप जो है कॉन्सेप्ट को अपनी डायग्राम के अंदर नहीं बताओगे, आप फ्लो चार्ट के अंदर नहीं बताओगे, तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट होगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा। जैसे ही आप अपने आंसर के अंदर डायग्राम डालते हो, फ्लो चार्ट डालते हो, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, चाहे से आप थोड़ा ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, फ्लो चार्ट नहीं बनाया अपने आंसर में, तो आप कितना ही लंबा चौड़ा लिख दो, चाहे से 3-4 पेज लिख दो, चाहे से 10 पेज लिख दो, वो जो आंसर है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। इसी वजह से मैं हर जो टॉपिक लाती हूँ उसके लिए मैं फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम ज़रूर लाती हूँ, ताकि आप समझो।
ताकि आप सीखो। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल देखते हैं ना, लाइसोजेनिक साइकिल देखते हैं, नीचे से देखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखो, ये जो शेप है ना इस तरीके की, ये है बैक्टीरियोफेज, वायरस है ये, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस है। अब ये वायरस किसके साथ किसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसके ऊपर, ये वाली एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। अब ये सेल हम बैक्टीरिया कहते हैं इसको, है ना, इस सेल को बैक्टीरिया कहते हैं, मान लीजिए आप, है ना। अब ये वायरस जो है बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैक करता है तो जो वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं, उसके अंदर क्या है, जीनोम है। ये देखो ग्रीन ग्रीन सा है ना पार्ट, ये है बैक्टीरियोफेज का क्या है, जीनोम है। अब ये जीनोम क्या हो जाएगा, इसके अंदर डाल देगा, किसके अंदर, बैक्टीरिया की सेल के अंदर। अब ये जो है ना नीला नीला कलर का है ना बैक्टीरिया के सेल के अंदर, ये है बैक्टीरिया का जीनोम है। देखो हरा कलर का तो बैक्टीरियोफाज का आ गया है ना जीनोम, और ये जो पर्पल कलर का है ये आ गया बैक्टीरिया का जीनोम। इतना आ गया समझ में। अब देखो अगली स्टेप में देखो फर्स्ट स्टेज में क्या किया, द फाज को हम बैक्टीरिया फाज कहते हैं, इन्फेक्ट ए सेल, इन्फेक्ट कर दिया क्योंकि ये अटैक कर दिया इसके ऊपर। अब देखो अगली स्टेप के अंदर, अब देखो अगली स्टेप में क्या कर रहा है, ये हो गया सेल, जो पूरी सेल होगी ये तो बैक्टीरिया की है ना। अब देखो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना इस पर्पल वाले पूरे, ये देखो पूरा सेक्शन तो पर्पल है ये वाला, है ना, ये पूरा तो पूरा है बैंगनी कलर का, ये तो हो गया बैंगनी कलर का, तो हो गया बैक्टीरिया का जीनोम। और जो ये बीच में है ना जुड़ा हुआ है ना छोटा सा पार्ट, ये हो गया बैक्टीरियोफाज का जीनोम। अब ये जुड़ गया है ना इसके साथ में, इतनी देर में यही तो बोल रही थी कि ये जुड़ जाता है। अब इस जुड़ने को ही क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं, क्योंकि ये जुड़ गया। अब ये जैसे ये बैंगनी वाला अपना संख्या बढ़ाएगा, गुणन करेगा, डिवीजन करेगा, वैसे वैसे इसका भी तो डिवीजन होगा क्योंकि ये इसके साथ में तो जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए वो हुआ ना चालाक बैक्टीरियोफाज। देखो यहाँ पर द फाज डीएनए बिकम इनकॉर्पोरेटेड, जुड़ना, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जुड़ना, इनटू द होस्ट जीनोम, ये होस्ट है ना, ये सेल कौन सी है, होस्ट सेल कहते हैं इसको हम, है ना। और होस्ट सेल का ये हो गया पर्पल वाला जीनोम, अब इसके साथ में ये ग्रीन वाला जीनोम जुड़ गया तो हो गया ना इनकॉर्पोरेट। अब इसे ही क्या कहते हैं, प्रोफाज डीएनए कहते हैं। अब ये सेल डिवाइड करेगी तो ये भी हो जाएगा, ये इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि एक जो बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करेगी दो में डिवाइड होगी। अब देखो ये वाली सेल डिवाइड करेगी तो ये दो सेल के अंदर हो गई ना। अब दो सेल में होगी तो यहाँ पर भी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हो गया। अब देखो जब बात करते हैं, ये तो हो गई सामान्य है ना कंडीशन के अंदर, जब कभी जो है कोई भी स्थिति जो है हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे विरुद्ध नहीं है ना, फेवरेबल है, मतलब कि हमें सब कुछ मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है हमें, तब तो हो गया ये वाली कंडीशन। अब जैसे ही स्ट्रेस वाली कंडीशन आएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, मतलब कि परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब क्या होता है, द फास्ट डीएनए इज एक्सेसाइड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, मतलब कि एक्सेसाइड का मतलब होता है हट जाना, किससे हट जाना, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में से हट जाना, और एंटर लाइटिक सेल, और यही क्या एंटर करता है, लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ तक ही थी, अब यहाँ से लाइटिक फेज में ये एंटर कर जाता है, किस कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, वेरी वेरी IMP। कब होगा ये लाइटिक रिएक्शन, ये लाइटिक साइकिल में एंटर, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, तभी ये लाइटिक फेज में जाएगा, लाइटिक साइकिल में जाएगा। अदरवाइज अगर पूरी फेवरेबल कंडीशन होगी, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, तब तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में ही बना रहेगा। लेकिन जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, ये किस में चला जाएगा, लाइटिक साइकिल में। लाइटिक साइकिल में जाने के लिए इस जो बैक्टीरिया है इसके जीनोम से हटना होगा, इसको जीनोम, जो वायरस का जीनोम है, बैक्टीरिया फेज का जीनोम है, इसको हटना होगा। अब जैसे ये हटेगा, अब देखो आगे ये जो है गुणन करेगा आगे चलकर, क्योंकि इसकी अब मशीनरी आ गई है उसको, है ना,
वो पहचान लिया उसकी मशीनरी से, तो ये अपना सेल बढ़ाएगा, अपना सेल बढ़ाएगा तो बहुत सारा जो है एक सेल के अंदर बहुत सारा जीनोम हो जाएगा, बहुत सारा जीनोम होगा तो क्या होगा, सेल फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी सेल की, और लाइसिस होते ही ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही अपनी संख्या में क्या कर लेगा, ये बढ़ाएगा, और बढ़ाते ही दूसरे जो है सेल को ये इन्फेक्ट करना लग जाएगा। तो यही है एक साइकिल, जो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। और यहाँ पर देखो कोने पर मैंने एक छोटा सा की पॉइंट रखा है कि लाइटिक साइकिल जो होती है ये यूजुअली सामान्यतः 15 से 60 मिनट लेती हैं। कितने टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर 37 डिग्री हो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 से 60 मिनट लेता है एक लाइटिक साइकिल होने में सामान्यतः। ठीक है, तो ये हो गया। और आप इन सभी को जो है लिख सकते हो आप अपनी तरीके से, और अच्छे नोट्स बना सकते हो आप। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो वो ही बात है, मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया है, और अगर किसी को वहाँ समझ में नहीं आया तो इस वाले उससे भी आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं जल्दी से बता देती हूँ एक ओवरव्यू के तौर पर। देखो ये वाला हो गया बैक्टीरियोफेज, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब ये अपना जीनोम इसमें डालता है, ये हो गया बैक्टीरिया का, है ना। अब ये यहाँ पर जो है देखो ये लाइसोजेनिक फेज है ना फर्स्ट। अब देखो ये इनकॉर्पोरेट कर दिया है ना, जोड़ दिया ना अपने जीनोम को। ये देखो बैक्टीरिया का यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज का ये जीनोम है और ये बैक्टीरिया का जीनोम है, इसके साथ में जुड़ गए यहाँ पर। अब ये मल्टीप्लाई होगी, अगर बैक्टीरिया की सेल मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों में ही आ जाएगा इसका। ठीक है, अब ये दोनों में आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब अलग अलग होते ही क्या होगा, गुणन होगा। गुणन होता तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे फेज हो जाएंगे, है ना, फाज हो जाएंगे, बैक्टीरियोफाज हो जाएंगे अपने। अब ज़्यादा होंगे तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होते ही क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे और सेल क्या हो जाएगी, लाइस हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइटिक फेज स्टार्ट हो गई है और यहाँ तक क्या हो गई है, लाइसोजेनिक फेज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो की पॉइंट एक दे रखा है मैंने, प्रोफाज क्या होता है। वैसे तो मैंने बता दिया कि प्रोफाज क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है ताकि आप नोट में लिख सको। यह क्या होता है, इज़ ए बैक्टीरियोफाज जीनोम। ये बैक्टीरियोफाज का जीनोम होता है जो कि क्या करता है, इंटीग्रेटेड होता है, बंद करता है, बंद बनाता है किसके साथ में, जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है, क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड जिसे हम कहते हैं, उसके साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है, विद इन द बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल के अंदर। यह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसका, लाइसोजेनिक साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, क्योंकि लाइटिक फेज के अंदर तो देखो ये अलग अलग हो गया, लाइटिक फेज के अंदर तो, है ना। इसी वजह से ये जो विशेषता है वो लाइसोजेनिक साइकिल की है ना, लाइसोजेनिक फेज की ही विशेषता है प्रोफाज। लाइटिक साइकिल के अंदर, लाइटिक फेज के अंदर प्रोफाज की जो अवस्था है वो नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना सा हम रखेंगे आज। वैसे आज टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और चलिए एक नज़र हम सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, मैंने प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट, लाइटिक, यहाँ तक पढ़ा दिया। अब ओनली एक ही पॉइंट बचा है आपके पास, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस होने के बाद में थर्ड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपके दो ही टॉपिक बचेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, जो हम आगे की क्लासेज में हम करेंगे। और इस जो इम्यूनोलॉजी है उसको जल्दी से कंप्लीट करके, और फिर हम एमएससी से रिलेटेड जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो एमएससी एंट्रेंस लगते हैं वो आप लोग भी दोगे। पूरे तो नहीं दोगे, कोई तो देगा ही, है ना। तो मैं उसके लिए एक सीरीज लेके आऊँगी कि इम्यूनोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक बने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, तो वो हम बाद में लेके आऊँगी, ये सारा कंप्लीट होने के बाद में। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। और अच्छा लगा सेशन तो लाइक ज़रूर मारिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।